नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हम बात कर रहे थे गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर। उसके तहत हमने बात की थी एक नंबर पर रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर, और 2 नंबर पर बात की थी हमने सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी पर। साथ ही हमने गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण की मान्यताएं असम्पशन पर भी चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण की क्रिटिकल अर्थात आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। ये सारे बिंदु हैं जिनके आधार पर हम इस गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण की आलोचनात्मक मूल्यांकन करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से विकल्प के रूप में आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इनको बड़ी सहजता से आपको देखना होगा। चलते हैं पहले बिंदु पर, जो कि इस कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अर्थात गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता थी, जिस पर यह सिद्धांत आधारित था। अर्थात यहाँ तुष्टिगुण को क्या बताया है, मापनीय बताया है, जिसका क्या निकाला जा सकता है, मेजरमेंट निकाला जा सकता है। जैसे हम यहाँ देखें कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की पहली इकाई के द्वारा 20 यूटिलिटी मिल रही है, दूसरे से मान लें कि 28 मिल रही है, तो इस प्रकार यहाँ हम इसका क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। ठीक इसी जिस प्रकार जैसे लंबाई को, वजन को मापा जा सकता है, यहाँ भी इस मान्यता के अनुसार उपयोगिता यूटिलिटी का मापन किया जा सकता है। परंतु यहाँ हम इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करने जा रहे हैं, इसलिए इस मान्यता को क्या मानेंगे, अवास्तविक मानेंगे। और इस अवास्तविकता मानने का आधार ये है क्योंकि ये जो यूटिलिटी है, जो तुष्टिगुण है, वो है मनोवैज्ञानिक भावना, साइकोलॉजिकल फीलिंग है, और साथ ही साथ व्यक्तिपरक भी है। ये व्यक्ति विशेष व्यक्ति की अलग अलग तुष्टिगुण होती है, यूटिलिटी होती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं देना चाहूँगा, जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति, जिसको शराब पीने से तुष्टिगुण मिलती है, यूटिलिटी मिलता है। अब एक बेचारा वह व्यक्ति जो शराब का सेवन नहीं करता है, वो क्या अंदाज़ा लगाएगा, क्या अनुमान लगाएगा कि इस शराबी को कितनी यूटिलिटी मिलती है। मेरे कहने का मतलब, जो तुष्टिगुण का जो मापनीयता है, मापन करना है, वो एक गलत धारणा है। इसलिए यहाँ इसको क्या बताया है, अवास्तविक बताया है। आगे जाकर अपन बात करेंगे क्रमवाचक दृष्टिकोण ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, वहाँ इसको क्या बताया है, गलत ठहराया है। केवल तुष्टिगुण को हम क्या दे सकते हैं, क्रम दे सकते हैं। अर्थात ये माने जैसे ए से बी की अपेक्षा ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, और बी को से सी की अपेक्षा ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। केवल क्रम दिया जा सकता है, कितनी यूटिलिटी मिल रही है उसके बारे में हम कह नहीं सकते। दूसरे बिंदु के अंतर्गत चलते हैं, जो भी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की महत्वपूर्ण मान्यता रही है, उसके अनुसार यहाँ यूटिलिटी को क्या माना है, स्वतंत्र माना है। स्वतंत्र का यहाँ अर्थ ये रहा है कि जैसे मान ले उपभोक्ता ए बी सी डी वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है। यहाँ ए वस्तु से जो यूटिलिटी मिल रही है, वो ए वस्तु पर ही आधारित है। यहाँ ये ए वस्तु से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, तुष्टिगुण है, वो बी से प्रभावित नहीं होगी। केवल और केवल वो किस पर आधारित होगी, ए का। अगर बी का उपभोग कर रहा है तो वो किस पर आधारित होगी, बी का। परंतु ऐसा संभव नहीं है, इसको भी हमने असत्य माना है। इसका कारण ये है क्योंकि व्यवहार में, बाजार में अपन देखें तो प्रत्येक वस्तु की या तो स्थानापन्न हो सकती है, अधिकांश वस्तुएं स्थानापन्न हो सकती है, या कुछ वस्तुएं स्थानापन्न हो सकती है, या कुछ वस्तुएं क्या हो सकती हैं, एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं। इसलिए वो एक दूसरे से बिल्कुल प्रभावित होंगे। जैसे पूरक वस्तु का अपन उदाहरण लें, पेन और स्याही। यहाँ हम देखें कि पेन से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, वो स्याही से क्या होगी, प्रभावित होगी। यदि हमारे पास पेन है परंतु स्याही नहीं है,
तो निश्चित रूप से पेन से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, स्याही से प्रभावित होगी, और स्याही के न मिलने पर पेन से मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर हम स्थानापन्न वस्तु का देखें तो मान लें हमारे पास चाय है तो हमारी यूटिलिटी अधिक रहेगी, परंतु चाय के साथ यहाँ इसका स्थानापन्न अगर कॉफ़ी हमें मिल जाए तो यहाँ चाय की यूटिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक और विकल्प तैयार हो गया जिसके कारण हमारा मन यहाँ चाय के अलावा कॉफ़ी के लिए भी तैयार हो सकता है। इसलिए निश्चित रूप से हम व्यवहार में देखें तो कुछ वस्तुएं, अधिकांश वस्तुओं की या तो स्थानापन्न होगी या पूरक होगी। इसलिए हम यहाँ दूसरी जो मान्यता है, जो स्वतंत्र माना है, उसको भी क्या मान सकते हैं, असत्य मान सकते हैं। और तीसरी मान्यता पर अपन चलें जो कि इस कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की यहाँ गणनावाचक दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता ये भी रही है, जिसके आधार पर यहाँ मुद्रा की जो सीमांत तुष्टिगुण है उसको क्या माना है, स्थिर माना है, कांस्टेंट माना है। अर्थात यहाँ हम ये कहें कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु इसे भी अपन क्या मानेंगे, तर्क संगत नहीं मानेंगे। कारण ये है क्योंकि हम देखें, मान लें कि हमारे पास 1000 रुपये है और हम जैसे जैसे वस्तुओं पर ये पैसा खर्च करते जाएंगे तो हमारे पास ये जो राशि है वो शेष वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और निश्चित रूप से जब ये राशि कम होगी तो इसकी यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता क्या होगी, बढ़ेगी। परंतु यहाँ हम ये देखें, इस नियम के अनुसार, इस गणनावाचक दृष्टिकोण कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के तहत यहाँ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को क्या माना है, स्थिर माना है। दूसरा दृष्टिकोण और देखें, जैसे हम देखते हैं वास्तविक जो आय है वो होती है W/P, यानी यहाँ मौद्रिक आय और ये कीमत। अब जैसे अपन एग्जाम्पल देखें, मान ले ये 10,000 है और कीमत है मान ले कि 10, तो ये कितना आएगा, 1000। अब ये प्राइस अगर कम हो जाती है, कीमत कम हो जाती है, तो यहाँ ये घटकर मान ले कि 5 हो गई, तो ये 10,000 बटे 5 यानी ये आ जाएगा 2000। तो यहाँ ये वास्तविक आय क्या हुई है, बढ़ी है। इस वास्तविक आय बढ़ने के कारण निश्चित रूप से इसका प्रभाव वस्तु की मांग मात्रा पर पड़ेगा। परंतु यहाँ इस मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसको क्या मान लिया गया है, स्थिर मान लिया गया है। इसी कारण मार्शल के द्वारा जो कीमत प्रभाव, जिसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अर्थात क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत पढ़ेंगे, कीमत प्रभाव जो होता है प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का योग, इसका व्याख्या करने में मार्शल पूरी तरह से इस की व्याख्या नहीं कर पाया है, इनका विभाजन नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि इसने यहाँ जो पढ़ने वाला आय प्रभाव है उसकी क्या की है, अवहेलना की है। इसको क्या मान लिया, यहाँ स्थिर मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है। तो इस प्रकार हम इस तीसरी मान्यता को भी क्या मानेंगे, तर्क संगत नहीं मानेंगे। आगे चलते हैं हम, यहाँ चौथा जो बिंदु है उसके अंतर्गत यहाँ अपन देखें कि एक वस्तु की दशा को छोड़कर मार्शल का मांग नियम प्रामाणिक रूप से उत्पादित नहीं होता। यहाँ मज़े की बात यह है कि जो J.R. हिक्स है और तपस मजुमदार है, तपस साथ साथ आप सुनते जाइए, फिर आप अपने हिसाब से इनके नोट्स बनाते जाइए। इनका कहना है कि आप मुद्रा की जो सीमांत तुष्टिगुण है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो स्थिर वाली मान्यता को तो छोड़ो, वो तो अलग बात है। ये नियम तो केवल एक वस्तु को छोड़कर, यानी एक से अधिक वस्तुएं होते ही ये नियम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये तो यहाँ तक कहते हैं कौन, J.R. हिक्स और
तपस मजूमदार। और ये इस आधार पर कहते हैं, उसके लिए अपन यहाँ देखें थोड़ा सा मार्शल की वे लोच लेते हैं, जिसकी हम लोच वाले टॉपिक में बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ जानकारी देता हूँ। मार्शल की जो वे लोच विधि है उसके अंतर्गत इसने 3 माप दिए हैं। यहाँ लोच को उसने एक तो इकाई के बराबर लिया है, और एक इसने लोच को इकाई से अधिक लिया है लोचदार, और एक इसने लोच को क्या किया है, इकाई से कम किया है। यहाँ इसकी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम लोच को पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इसको लोच इकाई से अधिक कब माना है? ये तब माना है कि जब कीमत बढ़ जाए तो इस वस्तु पर किया जाने वाला खर्च क्या हो जाए, घट जाए, या फिर कीमत कम हो जाए और इस पर वस्तु पर किया जाने वाला व्यय अधिक हो जाए, अर्थात कीमत और व्यय में विलोम संबंध है, तो लोच कितनी होगी, लोचदार होगी, अर्थात इकाई से अधिक होगी। और यहाँ ये लोच इकाई के बराबर के अंतर्गत इसने ये लिया है, अगर कीमत बढ़े और वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में कोई परिवर्तन न हो। जैसे मान ले इस वस्तु पर 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो वो कितना रहे, 1000 रहे, या कीमत घटे तो भी इस पर किया जाने वाला व्यय कितना रहे, 1000 ही रहे, तो वो लोच कितने के बराबर ली इसने, इकाई के बराबर। और तीसरा इसने जो लोच का प्रकार यहाँ देखा है वो है इसका इकाई से कम यानी बेलोचदार। और उसके अंतर्गत इसने कहा है कि कीमत बढ़ जाए, लोच क्या हो गई, बढ़ गई, वे इस पर किया जाने वाला वे क्या हो गया, बढ़ गया, और कीमत घट गई और इस पर किया जाने वाला वे घट गया, अर्थात दोनों एक दिशा में हो, तो ये क्या हो गया, लोच है वो इकाई से कम होगी, अर्थात बेलोचदार है। मैं यहाँ इसकी आपको थोड़ी सी हल्की सी जानकारी दी है। ये 3 स्थितियाँ हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसे हम यहाँ देखें कि मान लें कि वस्तु की प्राइस है वो 10 रुपये है, और यहाँ अक्स वस्तु की जो मात्रा है वो है 20। ठीक है, तो कितना खर्च कर रहा है, यहाँ खर्च कितना होगा, इसको गुणा कर देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, 200। कीमत घटकर मान लीजिए कितना हो गया, 5। कीमत में कमी होगी तो मांग के नियम के अनुसार या डिमांड वक्र के अनुसार क्या होगा कि ये मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये हो गई 40। और यहाँ अपन इनको वापस गुणा करके देखें तो ये कितना है, 200। तो यहाँ क्या स्पष्ट हो रहा है कि कीमत में क्या हुई है, कमी हुई है, और वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मार्शल की वे लोच के अनुसार यहाँ लोच क्या होगी, इकाई लोचदार होगी। ठीक है, अब यहाँ आपको यहाँ समझाने का आशय मेरा ये है, मान ले यहाँ इस जो हिक्स है और तपस मजूमदार है वो कह रहा है अगर एक वस्तु है तो सही बात है, लेकिन एक से अधिक वस्तुएं हुई, मान लो कि दूसरी वस्तु और है, वाई वस्तु और है, और उपभोक्ता के पास मान लीजिए 500 रुपये है, 200 रुपये यहाँ पहले भी खर्च कर रहा था और शेष कितने बचे, 300, वो वाई वस्तु पर खर्च कर रहा है, और वस्तु की कीमत जब 5 रुपये हो गई तो भी कितना खर्च कर रहा है, 200 कर रहा है, और शेष मान फिर भी कितने बच रहे थे, 300 बच रहे। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए यहाँ तो मार्शल का जो नियम है वो जो गणनावाचक है, जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो लागू हो जाएगा। परंतु स्थिति जो 2 हो, या तो लोचदार की स्थिति हो या बेलोचदार की स्थिति हो। मैं आपको कोई एक कंडीशन बता देता हूँ। मान लीजिए कीमत 10 है और वस्तु की मात्रा 20 है, और कितना खर्च कर रहा है, 200 खर्च कर रहा है। टोटल जैसे अभी मैंने देखा, आपको बताया कि 500 रुपये उस व्यक्ति के पास है। कीमत यहाँ घटकर 5 रुपये हो जाती है, और यहाँ चूँकि कीमत में कमी हुई है तो इसकी मांग मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी, और ये बढ़कर कितनी हो गई, 50। और यहाँ अपन देखेंगे कि अब कितना खर्च किया जा रहा है, 200
250। ठीक है। अब यहाँ अपन देखें कि कीमत में क्या हुई है, कमी हुई है, और कीमत में कमी होने के कारण व्यय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, क्योंकि पहले व्यय कितना था 200, अब कितना हो गया 250। अब यहाँ अपन देखेंगे कि ये लोच मार्शल के अनुसार क्या हो गई, मार्शल के व्यय लोच के अनुसार कीमत और व्यय में कैसा संबंध है, विलोम संबंध है, इसलिए ये हो गई लोचदार, यानी लोच इकाई से अधिक है। परंतु यहाँ अपन देखें कि व्यक्ति के पास पहले कितने थे, 500 रुपये, उसमें 200 इस अक्स वस्तु पर खर्च कर रहा था, तो इसका मतलब उसके पास कितने बच रहे थे, 300, और अब कितने हो गए 250, अर्थात यहाँ अब शेष कितने बचेंगे उसके पास 250। इसका मतलब यहाँ जो कि आय है, जो पैसा है, उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। तो निश्चित रूप से यहाँ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और ये जो इन दोनों वस्तुओं का जो समायोजन है, ये तभी संभव होगा जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में क्या हो, परिवर्तन हो। और मान लिया जाए कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन कर लिया जाए, तो यहाँ जो ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जिस पर आधारित था, यानी इसकी जो मुख्य मान्यता थी कि यहाँ यूटिलिटी को क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, तो वो मापन किसके आधार पर किया गया था, मुद्रा के द्वारा। और मुद्रा को क्या माना गया था, उसकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या मानी गई थी, कांस्टेंट मानी गई थी। अगर उसको कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो इस ये जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जिस थीम पर आधारित था, जिस मान्यता पर आधारित था, वो ही फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो मापने वाली इकाई थी, जो मुद्रा थी, उसका ही मूल्य बदल गया। इसका मतलब इस नियम का ही कोई आधार नहीं रहेगा, इस एनालिसिस का भी कोई आधार नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ इस जो हिक्स है और तपस मजुमदार है, इसकी क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है। एक बार पुनः इस वीडियो को देखना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। फिर बात करते हैं हम मार्शल के गिफिन विरोधाभास की व्याख्या यहाँ नहीं कर पाया है, केवल यहाँ बात की है मार्शल ने, इसकी चर्चा नहीं, पूरी तरह से इसकी व्याख्या नहीं कर पाया है। और इसकी व्याख्या आगे अपन जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, क्रमवाचक दृष्टिकोण है, उसके अंतर्गत इसकी अपन विस्तार से बात करेंगे, वहाँ इसको अपन देखेंगे। फिलहाल इतना ही जानिए कि जो गिफिन वस्तु है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, तो इसकी जो आगे आने वाले वीडियो में बड़े विस्तार से अपन बात करेंगे। आगे चलते हैं। मार्शल का जो सीमांत तुष्टिगुण विश्लेषण है, जो कि कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में विभाजित नहीं कर पाया है, तो इसके बारे में हमने ऊपर भी देख लिया है। क्यों? क्योंकि इसने आय प्रभाव है उसको यहाँ इस जो मार्शल ने अपने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की है, इसको यहाँ इसने साइलेंट रख दिया है, जिसके कारण ये जो कीमत प्रभाव है, जो कि प्रतिस्थापन प्रभाव और इनकम इफेक्ट में बढ़ जाता है, उसकी सही व्याख्या नहीं कर पाया है, जिसकी हम बात करेंगे आगे क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत। यहाँ ये एक कोटेशन है, ये ध्यान में रखना आप, प्रोफेसर जे.आर. हिक्स का। इसने एक टिप्पणी करता है कि गणनावाचक जो सिद्धांत द्वारा जो कीमत परिवर्तन के आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के मध्य अंतर स्पष्ट न करना खाली बॉक्स के समान है, यानी ये बॉक्स तभी भरा जाएगा जब इन दोनों इफेक्ट को ये इसके अंतर्गत दर्शाए। इसलिए जो भरे जाने के लिए क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये इसने यहाँ टिप्पणी कसी है। इन जो दोनों मान्यताएं हैं, जो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव वाली ये जो आलोचना है, जिसको हम क्रमवाचक में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, वहाँ अपन देखेंगे। ये था इसकी, हमने यहाँ आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। ये सारे बिंदु परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, उन पर अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानी का जो उपयोग मूल्य है वो बहुत अधिक होने पर भी इसका बाजार मूल्य लगभग शून्य होता है। क्यों होता है शून्य? क्योंकि पानी की जो मात्रा है प्रकृति ने हमें बहुत अधिक मात्रा में दी है, क्योंकि हमने ये हीरा जल विरोधाभास को टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर देखा है, जहां हमने देखा कि पानी हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसकी कुल उपयोगिता बहुत अधिक है, लेकिन इसकी हमें प्रकृति में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए इसकी जो सीमांत मूल्य है ना,
वो क्या है, बिल्कुल कम है, इसलिए इसका जो मूल्य है वो बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ अपन इसका जवाब क्या होगा कि पानी की मात्रा प्रकृति में हमें बहुत अधिक दी हुई है। फिर है हीरे का उपयोग मूल्य कम होने पर भी, उपयोग मूल्य कम होने पर भी इसका विनिमय मूल्य, ये उपयोग मूल्य तो होता है टोटल यूटिलिटी और विनिमय मूल्य होता है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हीरा हमारे जीवन के लिए कोई उपयोगी नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए इसकी कुल उपयोगिता कम है, परंतु विनिमय मूल्य बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये प्रकृति में बहुत ही दुर्लभ है तथा लागत मूल्य इसका बहुत ज़्यादा है, इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, इसलिए ये क्या है, महंगा है। तो इसका जवाब क्या होगा, डी होगा। आगे और प्रश्न है, उन पर अपन चर्चा करें। गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा है, तो हमने बात की थी समसीमांत उपयोगिता नियम, और गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो आप जवाब दोगे। फिर आगे और प्रश्न देखें हम। एक उपभोक्ता के लिए साम्य की स्थिति होगी जबकि अपनी सीमित आय को वो व्यय करे, यानी हमने यहाँ देखा था समसीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा, यानी समसीमांत नियम है वो उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाता है। कहाँ संतुलन में होगा, जहाँ ये सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात क्या हो, बराबर हो, अर्थात MUX/PX इक्वल MUY/PY, तो ये आपको पता होगा। फिर आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होगा तब जब ये स्थिति हो, अभी बात की हमने। फिर अगला प्रश्न है, हीरे की सीमांत उपयोगिता अधिक है तथा कुल उपयोगिता क्या होती है, इसकी कम होती है। सीमांत उपयोगिता विनिमय मूल्य अधिक है और जो उपयोग करने वाला मूल्य है वो कुल उपयोगिता वो क्या है, कम है। ये सीमांत उपयोगिता अधिक होने के कारण, विनिमय मूल्य अधिक होने के कारण हीरा क्या होता है, महंगा होता है। आगे सीमांत उपयोगिता का आशय क्या है, तो ये वाला कुल उपयोगिता में वृद्धि, अर्थात कुल उपयोगिता में परिवर्तन, यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, TUN माइनस TUN-1, अर्थात हमने तालिका में देखा था कि पहली इकाई से कुल उपयोगिता 10 है, दूसरी इकाई से कुल उपयोगिता 18 है, तो यहाँ सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 8 होगी, अर्थात 18 - 10, यानी जो आगे वाली जो वस्तु की इकाई है उसमें से पीछे वाली वस्तु की इकाई की कुल उपयोगिता घटा देंगे तो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। आगे एक प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्नलिखित के लिए लागू किया जा सकता है, धन के लालची के लिए, शराबी के लिए, प्रतिष्ठामूलक वस्तुओं के लिए, ये किसी के लिए भी लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये नियम फेल हो जाते हैं कि लालची व्यक्ति है वो अपना पैसा बड़ा सोच समझ के खर्च करता है तो उसकी यूटिलिटी घटाना बड़ा मुश्किल है, और शराबी के लिए तो कितनी पिला दो उसको। और प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं, तो यहाँ भी मांग का नियम, क्योंकि ये प्रतिष्ठा है, ये मतलब एक शान शौकत का मान लेते हैं लोग, इसलिए ज़्यादा पैसे खर्च करके ज़्यादा लेने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ इन तीनों स्थितियों में ये नियम लागू नहीं होगा। सभी व्यक्तियों के लिए एक वस्तु की उपयोगिता, सभी व्यक्तियों के लिए एक वस्तु की उपयोगिता क्या होगी, एक जैसी नहीं होगी, विभिन्न व्यक्तियों के लिए ये भिन्न भिन्न होगी। जरूरी नहीं है शराब पीने वाले के सबको शराब से यूटिलिटी मिले, न पीने वाले के लिए उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए, तो ये यहाँ विभिन्न व्यक्तियों के लिए ये क्या होगी, भिन्न होगी। आगे अपन प्रश्न देखें, एक पूर्ण तृप्ति की, यहाँ ये विकल्प के रूप में प्रश्न दिया है, तो अपन यहाँ इसको देखें। पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है, क्या होगी, शून्य होगी। एक उपभोक्ता की कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता, इसका जवाब भी शून्य होगा। फिर उपभोक्ता की साम्य की स्थिति में निम्नलिखित शर्त का पूरा होना आवश्यक है, तो ये शर्त है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता, मैंने बताया था आपको कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इकाइयाँ ली थी, वहाँ हमने लिया था 10 8 6 4 2 0 -2, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है, और यहाँ बढ़कर क्या हो गई थी, वो अधिकतम टेबल दोबारा देखना आप। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, तो यहाँ तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है, तो सीमांत उपयोगिता क्या है, ये धनात्मक भी है, और कैसी है, घटती हुई है, कि 10 से 8 कम, 8 से 6 कम, ठीक है। तो इसका जवाब आप देख लेना।
पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की स्थिति होती है, शून्य होता है, क्योंकि पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी शून्य और टोटल यूटिलिटी क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, ये अभी आ गया। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होगा, इन सब पर लागू नहीं होगा। हीरे पानी का विरोधाभास स्पष्ट किया जा सकता है, तो किन के द्वारा, इन दोनों के द्वारा, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। हमने अभी बात की थी, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों के आधार पर इनकी मूल्य निर्धारण किया गया। एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी आय को इस प्रकार आवंटित करना कि उसकी कुल उपयोगिता क्या हो, अधिकतम हो जाए। शून्य का प्रयास करने का नहीं करेगा, किसको अधिकतम करेगा, कुल उपयोगिता को अधिकतम करेगा। घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम क्रियाशील होता है, ये हमने देखा था। दोबारा आप देखना कि विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की क्या होती है, अपूर्ण स्थानापन्न होती है, इसलिए ये क्रियाशील होता है। और एक समय में एक व्यक्ति एक वस्तु की पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। फिर सीमांत उपयोगिता वक्र है वस्तु का मांग वक्र। हमने सीमांत उपयोगिता वक्र द्वारा डिमांड कर्व का निरूपण किया था, डेरिवेशन किया था। ठीक है, फिर एक n इकाई की सीमांत उपयोगिता, तो अभी मैंने ये सूत्र बनाया था, TUN-1। फिर निम्न में से कौन सा कथन उपभोग नहीं है, शराब पीना है, नशीली दवाएं लेना है, सिनेमा देखना है, शीशे का गिलास टूट जाना, ये उपभोग नहीं है। फिर ये किसी वस्तु की कुल उपयोगिता उस वस्तु के किस मूल्य से मापी जाती है, कुल उपयोगिता उपयोग मूल्य से, और सीमांत उपयोगिता विनिमय मूल्य से। वस्तु का उपयोग जितना सीमित होगा उतनी ही तीव्र गति से उसकी अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्योंकि हमने देखा जैसे जैसे वो वस्तुओं का प्रयोग करेगा उसकी उपयोगिता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। प्रगतिशील कराधान प्रणाली का आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, क्योंकि इसकी भी हमने उसके यूज में बात की थी कि अमीर व्यक्ति के लिए धन की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है, अर्थात कम होती है। ये ए वाला होगा। इस जो सीमांत उपयोगिता है वो अमीर के लिए गरीब की तुलना में क्या होगी, कम होगी, इसलिए अमीर से वो पैसा कहाँ दिया जाएगा, गरीब के पास। फिर उपयोगिता व्यक्तिनिष्ठ विचार है, इसका आशय है, क्योंकि अभी हमने बात की थी विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, सबके लिए एक समान नहीं होती है। तुष्टि गुण से आवश्यक क्या अभिप्राय है, किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहते हैं, तुष्टि गुण, यूटिलिटी कहते हैं। मार्शल के अनुसार उपयोगिता है, अभी बात की है, क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है।